हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे हैं और पढ़ाई को अच्छे से कंटिन्यू कर रहे हैं। छुट्टियां चल रही हैं तो ये लाइन मैं रिपीट नहीं करूंगा कि पढ़ाई अच्छे से चल रही है। चांसेस थोड़े से कम है कि पढ़ाई अच्छे से चले, क्योंकि अभी आप अपने एन्जॉयमेंट के मूड के अंदर होंगे। होना भी चाहिए भैया, छुट्टियां इतने टाइम बाद में आई हैं। पूरा एक साल 11th के अंदर आपने खपाया है, दिमाग लगाया है। चलिए कोई नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत पढ़ाई का पार्ट कंटिन्यू रहना चाहिए, है ना। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि जिस तरीके से आप स्कूल टाइम में लगातार पढ़ रहे थे अभी भी वैसे ही पढ़े, वैसा नहीं बोल रहा हूँ मैं। लगभग 1-1.5 घंटा आप निकाल सकते हैं, 2 घंटा निकाल सकते हैं पढ़ाई के लिए, जिससे आपकी जो हैबिट है वो कंटिन्यू बन सके। ठीक है, चलिए तो आज टॉपिक चालू करते हैं। आपने पहले ही देख लिया होगा कि हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। एक आध चीज़ मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई। देखो, आज का जो चैप्टर है वो हमारा इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स है। ये चैप्टर पर्टिकुलरली इलेक्ट्रोस्टेट्स का पार्ट है, एक अपने आप में यूनिट है इलेक्ट्रोस्टेटिक्स। ठीक है, इस इलेक्ट्रोस्टेटिक्स के अंदर 2 चैप्टर कवर है हमारी बुक के अंदर। पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड है और सेकंड चैप्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस है, जो नेक्स्ट चैप्टर में सेकंड नंबर का चैप्टर है। आज हम इस चैप्टर को शुरू करने वाले हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड वाले चैप्टर को शुरू करने वाले हैं। और इसके कंटेंट्स जो हैं, जो हमारी एनसीईआरटी बुक के अंदर अवेलेबल है, जिसे आप वहां से रेफर कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, वो मैंने सामने लिख दिए हैं। ये आपकी बुक में कंटेंट्स जहाँ लिखे हुए ना, वहां पर भी ऐसा का ऐसा ही लिखा हुआ है। ठीक है, क्या क्या टॉपिक है वो समझिए। सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्जेस का ही इंट्रोडक्शन दिया गया है चैप्टर के अंदर कि भैया शुरुआत कैसे हुई थी वो बताया गया है, जो मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। एक अच्छी थ्योरी है वो अपने आप में। फिर कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स क्या होते हैं, मेरे हिसाब से सभी बच्चों को पता है कि ये चीज क्या है। चार्जिंग मेथड, किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज किस तरीके से किया जा सकता है, उसके कुछ मेथड है। 3 मेथड हमारी बुक में इंक्लूड है। फिर बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, हर एक चीज का अपना एक बिहेवियर होता है, अपना एक पैटर्न होता है, जिसे वो हर टाइम एग्जिबिट करती है, रिप्रेजेंट करती है बच्चों। उसको अपन डिस्कस करेंगे कि भैया इनका क्या बिहेवियर होता है। कूलॉम्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कुल मिलाकर के आप इसे इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक चार्ज जो फोर्स अप्लाई करते हैं, वापस से इलेक्ट्रिक चार्ज जो फोर्स अप्लाई करते हैं वो किसके अंडर डिस्कस किया जाता है, कूलॉम्स लॉ के अंडर डिस्कस किया जाता है। ये बात ध्यान में रखिएगा। फिर कूलॉम्स लॉ से नेक्स्ट रिलेटेड पार्टी है फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। बहुत सारे अगर चार्ज हो जाएंगे तो उनके मिड में फोर्स किस तरीके से काम करेगा वो डिस्कस करेंगे। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई भी चार्ज अपने चारों तरफ एक एरिया बना लेता है, जहां तक वो अपनी अट्रैक्शन या रिपल्शन पावर को किसी दूसरे को फील करवा सकता है। ठीक है, उस वाली जगह को हम क्या बोलेंगे बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड को अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करने के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का यूज करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के थ्रू जितनी फील्ड लाइन पास होंगी उस पर्टिकुलर एरिया को हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स से भी डिफाइन करेंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाइपोल मेरे हिसाब से आप सभी को पता है। डाइपोल, कहीं पर भी डाइपोल आ जाए इसका मतलब है पोल के 2 पार्ट होने चाहिए। पोल के 2 पार्ट, जैसे इसका एक पार्ट ब्लैक है, इस तरफ वाला व्हाइट है, डाइपोल बन सकता था। ठीक है, तो 2 पार्ट वाला चीज हो गया। फिर डाइपोल अगर किसी एक्सटर्नल फील्ड में रख दिया जाए तो वो किस तरीके का नेचर एग्जिबिट करेगा, उसका खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो सकता है, डाइपोल कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बना सकता है, उसको अपन डिस्कस करेंगे। फिर कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखो, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन 2 तरीके का होता है, एक डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है और एक कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इस चैप्टर में हम कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस करेंगे। एंड फाइनली द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, गॉस लॉ। गॉस लॉ ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन करने के लिए हम गॉस लॉ का यूज करते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद में एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, इस गॉस लॉ का यूज, यूटिलाइजेशन कहां किया जा सकता है, उसको हम यहां पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये तो थे वो कंटेंट्स जो हमारी बुक में लिखे हुए हैं, आप आसानी से वहां से पढ़ सकते हैं। ठीक है, इस चैप्टर में से कुछ कंटेंट को हटाया भी गया है। पहले तो मैं ये बता देता हूं कि भैया इस यूनिट का नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ही क्यों लिखा गया है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब समझिए, यहां पर हम चार्ज जो है उसको स्टेशनरी मान रहे हैं। चार्ज कैसा होना चाहिए, स्टेशनरी होना चाहिए, अपनी जगह पर रुका हुआ होना चाहिए। इट शुड नॉट बी इन मोशन। ठीक है, तो अगर चार्ज स्टेशनरी है तो वो जिन प्रॉपर्टीज को एग्जिबिट करेगा और उन प्रॉपर्टीज के कारण क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं उनको अपन इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, इससे आगे आने वाले चैप्टर में भी डिस्कस करेंगे। बात समझ में आ गई। व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which the properties of charges or the nature of charges and the application related to the charges are discussed when the charge is stationary.
ठीक है, वो चार्ज क्या होगा, स्टेशनरी होगा, अपनी जगह पर रुका हुआ होगा। उस पर्टिकुलर कंडीशन में वो भी जो भी चीज वो रिप्रेजेंट कर सकता है उसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ेंगे। बात समझ में आई? ठीक है, चलिए, तो ये बात तो हुई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। अब जो हट चुका है हमारे वाले चैप्टर में से पार्ट, वो और बता देता हूं, ताकि आप उसके ऊपर मतलब सीबीएसई में उस चीज को आप इतना डिस्कस ना करें। ठीक है, जो बच्चे अदर बोर्ड से भी हैं, मैं हालांकि वो टॉपिक डिस्कस कर दूंगा, मैं बता दूंगा कि भैया ये तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी सीबीएसई वाले पार्ट में मतलब मोस्टली तो मेरे को लगता है कि इस बार जो सीबीएसई का सिलेबस होगा वही अदर बोर्ड का होगा, चाहे वो आरबीएसई हो, चाहे वो यूपी बोर्ड हो, चाहे वो बिहार बोर्ड हो, मेरे हिसाब से वही होना। वैसे यूपी बोर्ड और बिहार बोर्ड अपना सिलेबस रिड्यूस नहीं करते, लेकिन राजस्थान बोर्ड रिड्यूस करेगा। चलिए, कौन सा पार्ट रिड्यूस किया गया है वो और बता देता हूं। तो एक आपके पास में मेथड है इलेक्ट्रोस्कोप का, है ना, इलेक्ट्रिक चार्ज वाले पॉइंट के अंदर ही एक एक्टिविटी थी, एक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोस्कोप नहीं हटा, एक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोस्कोप जो है वो हट चुका है। हालांकि टीचर्स इस चीज को करवाते भी नहीं, इतना इंपॉर्टेंट था भी नहीं, इसलिए मेरे हिसाब से हटा दिया उन्होंने। ठीक, फिर कंडक्टर्स और इंसुलेटर के अंदर एक चीज आती है बच्चों, यहां पे मेथड या फिर आप कह सकते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ अर्थिंग जो है। अब मेरे हिसाब से बहुत सारे बच्चों को अर्थिंग पता होगा, है ना। हमारे घर में जब भी हम इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन करते हैं बच्चों, तो होता क्या है, 3 वायर का यूज किया जाता है, एक रेड वायर, एक ब्लैक वायर और एक ग्रीन वायर। वो जो ग्रीन वाला वायर है मेरे हिसाब से सभी को पता होगा, वो अर्थिंग के लिए यूज किया जाता है। अगर एक्सेस चार्ज आ जाता है सिस्टम के अंदर, तो उस एक्सेस चार्ज को हटाने के लिए किसका यूज किया जाता है, अर्थिंग का यूज किया जाता है, ताकि किसी तरीके का फॉल्ट ना आ जाए सिस्टम में। ठीक है, चलिए, तो ये तो है मेथड एंड कॉन्सेप्ट ऑफ अर्थिंग जो हट चुका है इस बार। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट जो है चार्जिंग मेथड। चार्जिंग मेथड में चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन, इसको भी क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है। ये चीज भी अब हमारे सिलेबस के अंदर नहीं है। तो ये 3 चीजें आप कह सकते हैं थ्योरेटिकली ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, इस चीज को ध्यान में रखेंगे। फिर एक न्यूमेरिकल है हमारी एक्सरसाइज के अंदर 1.13, ये वाली चीज आप पहले ही अब मार्क कर लीजिए अपनी बुक के अंदर कि ये डिस्कस नहीं करनी है हमें। सीबीएसई वाले बच्चे तो पहले ही मार्क कर लो। एक्सरसाइज के अंदर 1.13 नंबर का एक क्वेश्चन है, उसे हटा दीजिए। वैसे वो 1.12 का सब पार्ट है, पहले एक न्यूमेरिकल लिखा हुआ है 1.12, वो ठीक ठाक न्यूमेरिकल है, फिर उसका एक सब पार्ट बना है 1.13, उसे हटा दिया है। ठीक है, फिर इसके बाद में 1.25 या 24 जो एडिशनल क्वेश्चंस हैं, जिन्हें मोस्टली हम करते भी नहीं हैं, वो एडिशनल क्वेश्चंस वाला जो पार्ट है वो भी हटा दिया गया है, वो भी अब आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो पहले तो इस चीज को नोट कर लो कि भैया क्या चीज नहीं है और क्या चीज डिस्कस करनी है, ये आपको पता होना चाहिए। सिस्टमैटिक ऑर्डर से हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो, तो पता चल गया कि भैया क्या क्या हटना है। ओके, अब थोड़ा सा आते हैं चैप्टर के ऊपर कि आज हमें इस चैप्टर के अंदर क्या करना चाहिए या क्या चीज समझनी चाहिए। देखो बच्चों, इलेक्ट्रिक चार्ज से पहले हम वो चीज समझते हैं जो आपको हमेशा से पता है। क्या पता है वो बता देता हूं। मेरे हिसाब से आप 9th 10th पढ़ करके आए हैं, 11th पढ़ करके आए हैं। 11th की केमिस्ट्री के अंदर बच्चों एक चीज थी, वो पूरी केमिस्ट्री उसी के ऊपर बेस्ड है, चार्ज के ऊपर बेस्ड है। आप देखोगे तो, है ना, आपने कार्बन खूब बार पढ़ा होगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ रखी होगी। ठीक है, आप बहुत सारे आयंस को केमिस्ट्री के अंदर डिस्कस करते हैं। ठीक, उस सारा का सारा पार्ट जो है आप यहाँ पर एक बार के लिए थोड़ा सा उसका बेसिक उठा लो। ठीक है, उसका थोड़ा सा बेसिक उठाओ, आपको चीज समझ में आएगी। क्या है वो देखते हैं। देखो, इस चीज को देखो, लेट सपोज करो कोई भी एक एलिमेंट ले लो, कोई भी एक एलिमेंट ले लेते हैं। सपोज करता हूं मैं सोडियम लेता हूं, Na। ठीक है, सोडियम जो है आपको पता होगा उसका एटॉमिक नंबर 11 होता है और एटॉमिक मास नंबर 23 होता है सोडियम का। ठीक है, ये एक एलिमेंट है, आप सभी को पता है ना। अब अगर जब मैं बोलता हूं कि सोडियम हैविंग एटॉमिक नंबर 11, इसका मतलब क्या है, तो हम बोलते हैं कि 11 ये जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर
11 अगर हम बोल रहे हैं तो इसका मतलब है उस सोडियम के पास में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अब ये इलेक्ट्रॉन क्या है ये बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, कितने होंगे 11 होंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इज अ चार्ज, जो अपन डिस्कस करने वाले हैं, इलेक्ट्रॉन क्या है, एक चार्ज है, ध्यान में रखिएगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वो भी कितने होंगे 11 होंगे, ये बात ध्यान रखना। तो सोडियम अगर हम डिस्कस करते हैं तो सोडियम के पास में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 11 है और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 11 है। तो एक बार के लिए मैं इन दोनों को और डिस्कस कर लेता हूं। तो ये ध्यान में रखना, जब भी कोई एलिमेंट बनता है, ठीक है, तो उस एलिमेंट को बनने के लिए 3 चीजें होती हैं, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। आप इन्हें आगे जाकर के सब डिवाइड कर सकते हैं, क्वार्क्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन वो अभी हमारे डिस्कशन का पार्ट नहीं होना चाहिए। उसमें फिर हम चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करेंगे, उसे सिंप्लीफाई नहीं कर पाएंगे। हमें सिंप्लिसिटी से चीज़ों को आगे की ओर डिस्कस करना है, ठीक है। तो चलो, जब मैं किसी भी एटम की बात करता हूं तो मेरे को 3 चीज़ें पता होनी चाहिए। मेरे को इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए, मेरे को प्रोटॉन पता होना चाहिए और मेरे को न्यूट्रॉन पता होना चाहिए। तो मैं इलेक्ट्रॉन को जब मैं डिस्कस करता हूं, इलेक्ट्रॉन लिख देता हूं। इलेक्ट्रॉन एक तरीके का नेगेटिव चार्ज है। कैसा चार्ज है ये? नेगेटिव। मेरे हिसाब से सभी को पता ही है, अरे पता है ना बच्चों। और इसके पास में कितना नेगेटिव चार्ज है, तो हम बोलते हैं माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इतना इसके पास में क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। ऐसे ही अगर इसके मास की बात की जाए, किसके, इलेक्ट्रॉन के मास की बात की जाए बच्चों, तो इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। बताओ ये होता है नहीं होता? ऐसे ही इस चैप्टर में हम प्रोटॉन को भी डिस्कस करेंगे, और प्रोटॉन जो होता है दैट इज पॉजिटिव चार्ज, प्लस का चार्ज होता है। और ये चीज आपने पहले पढ़ रखी है, मैं कुछ नया नहीं बता रहा हूं, ठीक है। तो ये पॉजिटिव चार्ज होता है, और इस पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू कितनी होती है, प्लस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रॉन माइनस का ई से रिप्रेजेंट किया जाए तो प्रोटॉन मेरे हिसाब से प्लस के ई से रिप्रेजेंट होना चाहिए। ऐसा आप कुछ रफ आइडिया ले सकते हैं। इसी प्रोटॉन का जो मास होता है, प्रोटॉन का मास, ठीक है, ये स्क्रीन के अंदर आ रहा है। प्रोटॉन का मास होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। ये किसका मास है, प्रोटॉन का मास है। तो एक बार के लिए पहले तो ये देख करके बताओ कि क्या दोनों का चार्ज डिफरेंट है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, है ना। प्लस और माइनस को छोड़ दो, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का डिफरेंट है या सेम है, पहले तो वो देखो। तो आपको दिखेगा कि ये दोनों क्या है, क्या है बच्चों, सेम है, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज सेम है। फिर इसके बाद में मास देखो, क्या मास सेम है? आंसर है नहीं, मास सेम नहीं है। तो किसका मास ज्यादा, किसका मास कम, ये पता होना चाहिए। हाँ, किसका मास ज्यादा भैया, देखो प्रोटॉन का ज्यादा है या इलेक्ट्रॉन का ज्यादा है? कमेंट बॉक्स में चाहिए मेरे को आंसर, और ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर पूछूंगा भैया तुम्हारा आंसर क्या है, ठीक है। नहीं तो कमेंट बॉक्स में अभी लिख करके बताओ कि भैया किसका ज्यादा है किसका कम है, ठीक है। चलो, तो मेरे हिसाब से सभी को पता चल जाएगा, जिसकी माइनस की पावर कम होती है वो वैल्यू ज्यादा होती है। आंसर मैं बता चुका हूं, माइनस की पावर जिसकी कम वो अपने आप में ज्यादा होता है, ठीक है। अगर कोई बोले विच वन इज ग्रेटर, 10⁻⁻1 और 10⁻⁻3, कौन सा ग्रेटर वैल्यू है? आंसर है 10⁻⁻1 इज अ ग्रेटर वैल्यू, ठीक है। तो जिसका माइनस का पावर कम है वो वैल्यू ज्यादा होता है। मैं आंसर डिस्कस कर चुका हूं, आपको पता चल जाना चाहिए, ठीक है। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पता चल गया, एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। दोनों का मास अपन डिस्कस कर चुके हैं। एक बार के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो या उतार लो, ये चीज उतार लो, ठीक है। ये वाली चीज उतार लो, ये चीज उतारो, उतार लिया, डन है। हाँ, मेरे साथ में कॉपी लेकर के चलना भैया, कॉपी लेकर के चलना। हालांकि मैं नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा आप सभी को। फन विद फिजिक्स एक एप्लीकेशन बना रखी है प्ले स्टोर पर, वहां जाएं, उसे डाउनलोड कर लीजिए, वहां पे आपको नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। हिंदी मीडियम के मैं अपलोड कर चुका हूं, इंग्लिश मीडियम के मैं धीरे धीरे अपलोड कर रहा हूं, ठीक है। तो वहां से आप इसको ले सकते हैं। और funwithphysics.in नाम से एक वेबसाइट भी अपन बना रहे हैं, उस वेबसाइट पे भी आपको ये जल्दी ही चीजें अवेलेबल हो जाएंगी, ठीक है। ओके, इतना डन हुआ। ओके, अब चलो, अब इसको डिस्कस करते हैं।
सोडियम को वापस से, है ना। तो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज, प्रोटोन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, प्रोटोन पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। चलो अब देखो, अगर मैं इसको बनाने की कोशिश करता हूं, इस सोडियम को डिस्कस करने की कोशिश करता हूं, तो किसी भी एटम के अंदर समझना, किसी भी एटम का जो सबसे मिड वाला पार्ट होता है, सबसे मिड वाला पार्ट, उसे न्यूक्लियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। ये वाला जो अंदर वाला पार्ट है ना, दैट इज न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस है। ये न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, या सॉरी पॉजिटिवली चार्ज स्पेस है, पार्टिकल नहीं बोलेंगे, पॉजिटिवली चार्ज स्पेस है। किसी भी एटम का पॉजिटिवली चार्ज स्पेस जो होता है उसे न्यूक्लियस बोला जाता है। और इस न्यूक्लियस के अंदर दो चीजें होती हैं, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स के पास में किसी तरीके का कोई चार्ज नहीं होता, जीरो चार्ज, जीरो, न्यूट्रल, ठीक है। और प्रोटॉन्स के पास में पॉजिटिव चार्ज होता है, आप सभी को पता है। तो न्यूक्लियस के अंदर दो चीजें, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, इनका कोई चार्ज नहीं, इसके पास में प्लस का चार्ज, तो कुल मिलाकर के न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज होता है, एक तरीके का पॉजिटिवली चार्ज स्पेस है। फिर इस न्यूक्लियस के अराउंड बच्चों ऑर्बिट होते हैं, ये स्टेबल ऑर्बिट होते हैं। इन स्टेबल ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स क्या करते रहते हैं? रिवॉल्व करते रहते हैं। इन स्टेबल ऑर्बिट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स क्या करते रहते हैं? रिवॉल्व करते रहते हैं। जैसे फर्स्ट वाले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, फिर इसके बाद में देयर विल बी 8 इलेक्ट्रॉन्स, 2 3 4 5 6 7 एंड 8, 10 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गया। इसके बाद में फाइनली अगर 11 इलेक्ट्रॉन्स है तो फिर फाइनल वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा वो थर्ड ऑर्बिट में क्या कर रहा होगा? रिवॉल्व कर रहा होगा, है ना। तो कुछ ऐसा चल रहा है। ये मैंने एक तरीके का सोडियम आपके लिए बना दिया है। चलो अब ये थोड़ा सा सोचो, मैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को चार्ज बोल रहा हूं बच्चों, ठीक है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन अगर चार्ज हैं तो चार्ज का एग्जिस्टेंस कैसे हुआ? तो हम बोल रहे हैं चार्ज के होने के लिए एक एलिमेंट होना जरूरी है। अगर एलिमेंट है तो चार्ज है। अगर सोडियम था तो चार्ज था उसके पास में, है ना। उसके पास में प्रोटॉन्स होते, उसके पास में इलेक्ट्रॉन्स होते, दीज आर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। तो अगर एलिमेंट है तो उसके पास में क्या है? चार्ज है। ये बात ध्यान में रखना। अगर एलिमेंट ही नहीं होता तो इसका चार्ज भी नहीं होता। कार्बन है तो कार्बन के पास में चार्ज है, उसके पास में इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स है। अगर कार्बन ही नहीं होता तो ना तो उसके इलेक्ट्रॉन होते ना उसके प्रोटॉन होते, है ना। हाइड्रोजन है इसलिए उसके पास में एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है। अगर हाइड्रोजन खुद ही नहीं होता तो वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन भी हम नहीं डिस्कस करते। बात समझ रहे हो? तो चार्ज को होने के लिए एक एलिमेंट होना जरूरी है। एलिमेंट होना जरूरी है, इसका मतलब एक मास होना जरूरी है। ठीक है, ये बात ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, तो चार्ज अपने आप में आइडेंटिटी इंडिविजुअल पॉसिबल नहीं थी, एक मास होना चाहिए, मास के पास में ही चार्ज होगा। अगर मास ही नहीं है तो चार्ज भी नहीं है। इस बात को ध्यान में रखिए। ठीक है, वापस से, अगर मास ही नहीं है तो चार्ज भी नहीं। ठीक है, ये बात ये दिमाग में रहेगा आपके, उम्मीद करता हूं रहना भी चाहिए। ठीक है, तो अगर मास है तो चार्ज है, अगर मास नहीं है तो चार्ज नहीं है। पहली बात ये अपने दिमाग में रखिएगा। ठीक है, तो चार्ज जो है अगर ये एक तरीके की प्रॉपर्टी है तो प्रॉपर्टी किससे एसोसिएटेड है? इट इज द प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद द मैटर। अगर मैटर है तो चार्ज है, मैटर नहीं है तो चार्ज नहीं है। पहली बात तो ये दिमाग में रखें। ठीक है, ये बात ठीक है। चलो, फिर मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। अब ये किस तरीके से एलिमेंट्स को बोला जाता है कि भैया कोई एलिमेंट पॉजिटिवली चार्ज है और कोई एलिमेंट नेगेटिवली चार्ज है, ये कैसे बोला जाता है, ये कैसे पता चला? इसका एक सिंपल सा तरीका है। क्या सिंपल सा तरीका है? तो समझिए, अभी थोड़ी देर पहले इलेक्ट्रॉन्स को अपन ने माइनस का ई लिखा था, तो अगर मैं लिख दूं तो ये माइनस का 11e है और ये प्लस का 11e होगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 11 थे, इसको नंबर को अलग ही कर देता हूं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर 11 है तो चार्ज कितना हो जाएगा? 11e माइनस का। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी इसके पास में 11 है तो चार्ज कितना हो जाएगा? प्लस का 11e। प्लस का 11e और माइनस का 11e, टोटल चार्ज मिलकर के कितना आया? 0। तो इसका मतलब है सोडियम इंडिविजुअली 0 चार्ज कंटेन करता है, मतलब न्यूट्रल स्टेट में होता है। ये बात ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये डन हुआ, इतना क्लियर है। पहला तो चार्ज किसकी प्रॉपर्टी है भैया? किसकी? मैटर की प्रॉपर्टी है, ये बात ध्यान में रखना। दूसरा, कोई भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या होता है वो अपन समझते हैं। तो
जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव है अभी, ठीक। लेकिन अपन कोई ऐसा मेथड यूज करें, कोई भी एक ऐसा मेथड यूज करें, चाहे रबिंग का यूज करें, चाहे कंडक्शन यूज करें, चाहे इंडक्शन यूज करें, किसी भी मेथड से अगर मैं सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देता हूं, हटाई देता हूं, एक इलेक्ट्रॉन कम कर दो सोडियम में से, जो कि पॉसिबल है, सोडियम से आप आसानी से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अगर अपन ने किसी भी मेथड से क्या कर दिया, उसका एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया है, ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया, तो अब नया सोडियम देखो, नया सोडियम, ये तो था इनिशियल वाला, ये था इनिशियल। अब न्यू सोडियम देखते हैं, न्यू सोडियम के पास में क्या है। तो न्यू सोडियम के पास में इलेक्ट्रॉन्स कितने, 10, क्योंकि ये हट चुका है, ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन से, तो 10e, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस का, और प्रोटॉन्स 11 ही है। प्रोटॉन को हमने छेड़छाड़ नहीं किया है, प्रोटॉन जैसा था वैसा का वैसा है, न्यूक्लियस के अंदर होता है, न्यूक्लियस से आप किसी भी चीज को आसानी से बाहर नहीं निकाल सकते, इस बात को ध्यान में रखना, ठीक है। तो प्रोटॉन्स जो थे वो अभी भी उसके पास में 11e है, तो इलेक्ट्रॉन 10e नेगेटिव के अंदर, प्रोटॉन्स 11e पॉजिटिव के अंदर, ठीक है। बताओ भैया, अब दोनों का सम करो, दोनों को ऐड करो कि टोटल सोडियम के पास में कितना चार्ज होगा। तो इसको ऐड करोगे तो आपको मेरे हिसाब से पता चलेगा कितना आएगा बच्चों, प्लस का ई आएगा, नहीं आएगा। तो ये सोडियम क्या हुआ, एंटायरली जो पहले 0 आ रहा था, अब उसके पास में प्लस का ई है, प्लस पॉजिटिवली चार्ज बन चुका है। अब वही सोडियम पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल के अंदर चला गया है, पार्टिकल नहीं, मैं एलिमेंट बोलूंगा या एटम बोलूंगा, है ना। पॉजिटिवली चार्ज सोडियम हो चुका है। तो आपने पॉजिटिवली चार्ज सोडियम बनाने के लिए क्या किया था, उससे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल लिया था, ठीक है। तो जब भी किसी भी एलिमेंट में से या किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल लिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है, तो आफ्टर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट पर्टिकुलर एलिमेंट और एटम will become positively charged, ठीक है। ये बात ध्यान में रखिएगा, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के बाद में वो एलिमेंट कैसा हो जाता है, प्लस का चार्ज हो जाता है। तो आपको पता होगा एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने के बाद में आप उसे Na नहीं लिखते हैं, उसको लिखने का तरीका क्या होता है, Na+ होता है। इसी तरीके से लिखते हो क्या, ऐसे ही लिखते हो, अरे पता चला, ऐसा ही होता है ना। चलो, तो जब भी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे तो हम बोलेंगे वो पॉजिटिवली चार्ज। अब अगर मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाला है तो मैंने यहाँ पे एक प्लस लगाया, एक प्लस का इलेक्ट्रॉन। अगर मैं 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालता तो मैं यहाँ पे डबल प्लस लगाता, हालांकि निकालते नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ एक तरीका है ये केमिस्ट्री का, कि 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालोगे तो डबल प्लस, या फिर आप इसे लिख सकते थे Na+2, ऐसा लिख सकते थे, ठीक है। लेकिन अभी ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल सकते हैं सोडियम में से, दूसरे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी भैया, ठीक है। चलो, तो ये पता चला, तो सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकाला, सोडियम को बनाया पॉजिटिवली चार्ज। पॉजिटिवली चार्ज बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना पड़ेगा, ठीक है, ये बात समझ में आई। अब नेगेटिवली चार्ज बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, रिवर्स कर दो इस प्रोसेस को। पहली बार आपने इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला था, इस बार इलेक्ट्रॉन दे दो, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करवा दो भैया, किसी ना किसी तरीके से। जैसे यहां पे मैं क्लोरीन का एग्जाम्पल ले लेता हूं। क्लोरीन मेरे हिसाब से 17 नंबर पे आता है, ये लिखने की जरूरत नहीं थी, इसलिए मैंने इसको मिटा दिया, ये समझा रहा हूं मैं, ताकि आपको चीजों को पता चले कि भैया ये चीजें कैसे डिस्कस हो सकती है ना। ऑलराइट, जैसे क्लोरीन है, हाँ, क्लोरीन 17 नंबर के ऊपर आता है, और शायद 33 के आसपास में इसका एटॉमिक मास नंबर होता है ना। 17 नंबर पे आता है क्लोरीन, है, और क्लोरीन 17 नंबर के ऊपर आता है। इसका मतलब क्या है, इसके पास में जो प्रोटॉन्स है, प्रोटॉन्स जो हैं वो 17 प्रोटॉन्स हैं, तो प्लस का चार्ज हो जाएगा। और उसके पास में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, वो भी 17 ही है। यही तो बताता है एटॉमिक नंबर, अरे एटॉमिक नंबर तो यही बताता है भाई, ठीक है। तो जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव, तो टोटल चार्ज अभी कितना, 0, अभी कोई चार्ज नहीं, न्यूट्रल है। लेकिन हम नॉर्मली क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, क्लोरीन है ना, वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है, आसानी से इलेक्ट्रॉन का गेन कर लेता है। और अगर न्यू क्लोरीन, अरे क्लोरीन की स्पेलिंग CH होती है, अगर नए क्लोरीन की मैं बात करूं तो नए क्लोरीन के अंदर क्या होगा, नए क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया है, तो प्रोटॉन के ऊपर तो कोई इंपैक्ट नहीं बता रहे हम,
प्रोटॉन अभी भी 17e ही थे, लेकिन इलेक्ट्रॉन की अगर बात की जाए तो इलेक्ट्रॉन उसके पास में 18e हो चुके हैं और इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव, प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव। अब अगर आप इसका टोटल चार्ज देखेंगे, द टोटल चार्ज विल बी माइनस का e। अरे यही तो है, और जब टोटल चार्ज माइनस का होता है तो पर्टिकुलर एलिमेंट जो है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। बात समझ में आई? तो जब भी कोई एलिमेंट या एटम इलेक्ट्रॉन का गेन करता है वो नेगेटिवली चार्ज बनता है, और अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है तो वो पॉजिटिवली चार्ज बन जाता है। ये बात ध्यान में रखना। बात समझ में आई? इलेक्ट्रॉन का गेन नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन का रिमूवल पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, दान करोगे तो पॉजिटिव एनर्जी को फील करोगे। ऐसा बोलते हो नहीं बोलते हो? दान तो समझते हो ना, डिस्ट्रीब्यूट कर दो, अपने पास में जो भी चीज़ है उसको डिस्ट्रीब्यूट करो, आपको एक पॉजिटिव एनर्जी फील होगी। कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट है भाई, फिलोसफी वाली बात आ गई है। तो मेरे हिसाब से इसी तरीके से शायद बनाया होगा उन्होंने, है ना। चलो, बात समझ में आई क्या? ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज वाला रामायण समझ में आया? चलो, तो मैंने अभी तक आपको ज़्यादा कुछ बताया नहीं है, लेकिन बहुत कुछ हो चुका है। पहला, चार्ज मैंने एक प्रॉपर्टी बताई जो हमेशा मैटर के साथ में होगी। दूसरा, चार्ज के टाइप्स बताए, बोला नहीं था लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को इनडायरेक्टली डिस्कस कर दिया। टाइप दो ही होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है। बात समझ में आई? क्लियर है ये बात? तो दो तरीके के चार्ज हो गए। डन। चलो, फिर ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज करते क्या हैं? तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि कोई भी चार्ज जो है किसी दूसरी चीज को अट्रैक्ट और रिपेल कर सकता है। अब ये चीज से हम अच्छी खासी डेफिनेशन देने वाले हैं, किसकी? इलेक्ट्रिक चार्ज की। और अब आगे आने वाले 20 मिनट के अंदर हम सारी थियरी को डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ओके। तो इंट्रोडक्शन का पहला पार्ट मैंने इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स लिखवाया था आपको। इसके बाद में इंट्रोडक्शन के अंदर ही, या इलेक्ट्रिक चार्ज बाद में डाल लीजिएगा, अब इंट्रोडक्शन ही चलने दीजिए। चार्ज को इंट्रोड्यूस किसने कराया? सबसे पहले थेल्स ने। थेल्स में एक ग्रीक फिलोसोफर थे। उन ग्रीक फिलोसोफर ने देखा कि एम्बर एक पर्टिकुलर एलिमेंट है। एम्बर आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा कि एम्बर क्या चीज होती है। ये पेड़ से, ट्री से ना एक आपको लेटिस निकलता है, लिक्विड ऐसा चिपचिपा सा लेटिस निकलता है बाहर। गोंद बोलते हैं कई बार तो बहुत सारी जगह कि ये पेड़ का गोंद बाहर निकल रहा है। ठीक है, और गोंद अलग से ही एक ही पेड़ निकालता है, हर एक पेड़ गोंद नहीं निकाल सकता। ठीक है, लेकिन बहुत सारे पेड़ से एक लेटिस बाहर निकलता है। वो चिपचिपा सा लेटिस जो होता है उसे क्या बोला गया है? क्या बोला गया? एम्बर बोला गया। ये बात ध्यान रखेगा। और एम्बर इज द ग्रीक वर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। नॉर्मल इलेक्ट्रॉन को भी एम्बर बोल दिया जाता है। चलिए, तो ये क्या हुआ? एम्बर है ना। तो थेल्स ने क्या देखा, जब आप इस लकड़ी से बाहर निकले, मतलब ट्री से निकलने वाला जो एम्बर है, इस एम्बर को रब करते हैं। ठीक है, इस एम्बर को रब करते हैं तो ये एम्बर जो है छोटे छोटे जो पीसेस होते हैं ना ग्रास के, उस ग्रास के पीसेस को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है, या पेपर पीसेस को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है। वापस से, रब्ड एम्बर, नॉर्मल एम्बर नहीं, पेड़ के ऊपर लगा हुआ एम्बर नहीं। उस एम्बर को लो, उसको रब करो, फ्रिक्शन दो, उसे रब करो, और उसके बाद में वो एम्बर क्या कर सकता है बच्चों? छोटे छोटे ग्रास पेपर्स को, सॉरी ग्रास को, पार्टिकल्स ऑफ ग्रास को या फिर पेपर्स को, छोटे छोटे पेपर्स को अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकता है। ये देखा किसने? थेल्स ने। कब देखा? 600 BC में, बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। ये देखा था। ठीक है, ये बात तो। फिर इसके बाद में विलियम गिलबर्ट एक साइंटिस्ट हुए। विलियम गिलबर्ट ने 1600 के अंदर सेम इसी चीज को देखा। उन्होंने भी ये देखा कि किसी भी प्लास्टिक रॉड को आप किसी चीज से रब करते हैं तो वो प्लास्टिक रॉड भी छोटे छोटे पीसेस को, पेपर पीसेस को अपनी ओर क्या कर सकती है? अट्रैक्ट कर सकती है। ये चीज उन्होंने देखी। और ये कोई जरूरी नहीं है कि उन्होंने प्लास्टिक रॉड के साथ में क्या हुआ, ग्लास रॉड ले सकते हो। ग्लास रॉड को अगर आप सिल्क के क्लॉथ के साथ में क्या करो? रब करो। ठीक है, ग्लास रॉड को सिल्क के क्लॉथ के साथ में आप रब करो तो ऐसा ही होता है। ग्लास रॉड जो है वो पॉजिटिव चार्ज होती है, सिल्क का क्लॉथ नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। ऐसा होता है। ऐसा कैसा? आप कैट फर के साथ में कर सकते हो। कैट फर को अगर आप प्लास्टिक रॉड के साथ में क्या करो? फ्रिक्शन कराओ, तो कैट फर पॉजिटिव चार्ज, प्लास्टिक आपका नेगेटिवली चार्ज, उल्टा होता है ना। तो विलियम गिलबर्ट ने भी सेम देखा। विलियम गिलबर्ट भैया, रानी एलिजाबेथ थी ना, इंग्लैंड की रानी थी एलिजाबेथ। ठीक है,
उनके पर्सनल डॉक्टर रहे हुए हैं, उन्होंने अपनी बुक के अंदर लिखा है, और फिजिशियन थे वैसे। चलो तो अरे हाँ, एक चीज़ आपको बताता हूँ, जो फिजिक्स को डिस्कस करता है वो फिजिशियन होता है या फिजिसिस्ट होता है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं आई वॉन्ट टू बिकम अ फिजिशियन, ले रखी मैथ है भैया ने। हालांकि मैथ वाला बन सकता है आगे जा करके, बहुत सारे डिप्लोमा कोर्सेज करके ले सकता है, लेकिन फिजिशियन क्या होता है बच्चों, जो डॉक्टर नहीं होते उनको बोलते हैं फिजिशियन। जो नॉर्मल हड्डी वड्डी चेक कर लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं ना, ऐसा डॉक्टरी लाइन से रिलेटेड होता है फिजिशियन, ठीक है। और फिजिसिस्ट क्या होता है, समवन हु इज रीडिंग स्टडिंग फिजिक्स इज फिजिसिस्ट, है ना। हु इज डूइंग रिसर्च इन फिजिक्स इज नॉन एज फिजिसिस्ट, ठीक है। तो अगर आप फिजिक्स को पढ़ना चाहते हैं आगे, तो आप फिजिसिस्ट बनोगे, फिजिशियन नहीं बनोगे, ठीक है। ओके, तो ये पता चला फिजिशियन और फिजिसिस्ट में क्या अंतर होता है, ये ध्यान में रखना थोड़ा। ओके, तो गिलबर्ट भैया ने भी यही चीज़ देखी। फिर इसके बाद में बच्चों यहीं पर इसी के आसपास में बेंजामिन फ्रैंकलिन बहुत फेमस है। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने भी चार्ज के बारे में डिस्कशन किया, और उन्होंने ही पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बताया था। ये जो आप देखते हैं ना, ये नॉमेनक्लेचर ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, ठीक है। वो नॉमेनक्लेचर किस भैया ने दिया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। उन्होंने मेरे हिसाब से खुद के बालों वाला काम किया होगा, हैं। अमेरिकन फिलोसोफर साइंटिस्ट रहे हुए हैं। बाल के ऊपर उन्होंने कॉम्ब किया, सूखे बाल, तेल तो डालते नहीं थे, सूखे बाल कॉम्ब किया, फिर उसी कॉम्ब को अपने बालों के पास में लेकर के आ गए। देखा बाल तो ये अट्रैक्ट हो रहे हैं कॉम्ब से, ऐसा हो रहा। उन्होंने बोला कि भैया ये चीज़ कहाँ से हुई, कुछ ना कुछ तो था। पहले कॉम्ब ने एग्जिबिट नहीं किया, लेकिन बाद में अट्रैक्ट करने लगा मेरे बालों को, मतलब कुछ ना कुछ तो बीच में हुआ है। तो फिर उन्होंने भी आगे बताया कि भैया एक चीज़ प्लस की और एक चीज़ माइनस की है। फिर एक सिंपल सा मेरे हिसाब से फिलोसॉफी लगाई होगी। देखो, पॉजिटिव चार्ज होना, नेगेटिव चार्ज होना, इसके पीछे कोई लंबी चौड़ी साइंस है नहीं। ये जैसे पेड़े को पेड़ा ही बोलते हैं। अब कोई बोलेगा इस पेड़े को पेड़ा ही क्यों बोलते हैं, कोई नहीं बता सकता, क्योंकि बाप दादा बोलते हुए आ रहे हैं, इसलिए हम भी इसे पेड़ा ही बोल रहे हैं, है ना। मेरी बात को समझ रहे हो, जलेबी को जलेबी बोला जाता है, ठीक है, क्योंकि हमारे बाप दादा बोलते हुए आए हैं, इसलिए हम उसे जलेबी बोल रहे हैं। हमने आज तक क्यों नहीं पूछा कि भैया जलेबी क्यों बोला है। राउंड शेप को जलेबी बोलते हैं, पहले तो किसी भी बुक के अंदर नहीं लिखा हुआ, हमने बाद में बना लिया कि जलेबी गोल गोल होती है, तो किसी भी राउंडिंग कॉम्प्लेक्स शेप को आप जलेबी बोल सकते हो, बाद में बोलना चालू कर दिया, ठीक है। लेकिन कभी किसी बाप दादा से ये नहीं पूछा अपन ने, अपने पिताजी से कभी ये नहीं पूछा कि भैया ये जलेबी को जलेबी क्यों बोला। सेम ऐसा ही ये पॉजिटिव चार्ज है, क्यों भैया पॉजिटिव चार्ज, ना भैया बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा था इसलिए पॉजिटिव चार्ज है। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बोला ये नेगेटिव चार्ज है तो ये नेगेटिव चार्ज है। हाँ, उन्होंने क्या कॉन्सेप्ट यूज किया होगा, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक फिलोसॉफी बताई, ठीक है। व्हेनेवर, है ना, आप क्या करो, किसी चीज को अपने से बाहर निकाल दो तो आप फ्री फील करते हो, पॉजिटिव फील करते हो, ठीक है। जब भी आप कोई चीज डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो भी आप पॉजिटिव फील करते हो, पॉजिटिव एनर्जी आती है। तो उन्होंने ये देखा, अगर कोई भी चीज इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रही है, नेगेटिव एनर्जी को बाहर निकाल रही है भैया, ठीक है, तो अपने आप में वो पॉजिटिव फील करेगा। तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला, पॉजिटिव फील कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को गेन किया, नेगेटिव फील कर रहा है। ये एक बेसिक फिलोसॉफी हो सकती है। हाँ, बहुत सारे लोग इसे पिटबॉल से और इन चीज़ से समझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं बच्चों। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने अपना एक सिंपल सा नॉमेनक्लेचर बना दिया कि भैया ऐसा एग्जिबिट कर रहा है इसलिए मैं इसे पॉजिटिव चार्ज बोलूंगा, ठीक है, ऐसा एग्जिबिट कर रहा है मैं इसे नेगेटिव चार्ज मानूंगा। तो उन्होंने माना तो हम भी मान रहे हैं, ठीक है। चलो, बेंजामिन फ्रैंकलिन आए। फिर एक बहुत फेमस साइंटिस्ट हुए मिलिकन, एंड्रू मिलिकन। एंड्रू मिलिकन ने इलेक्ट्रॉन के पास में कितना चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज मतलब 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 गुलाम होता है ना, ये चार्ज इतना ही क्यों है, ये एंड्रू मिलिकन ने प्रूव किया था। E/m को कैलकुलेट किया था सबसे पहले, स्पेसिफिक चार्ज को कैलकुलेट किया था। किसको, स्पेसिफिक चार्ज को कैलकुलेट किया था उन्होंने। पहले स्पेसिफिक चार्ज कैलकुलेट किया, उसके बाद में ई को कैलकुलेट किया कि भैया इतना आना चाहिए। स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है वो बता देता हूं। चार्ज में किसका डिवाइड लगाओ, मास का डिवाइड लगाओ। चार्ज डिवाइडेड बाय मास इज नॉन एज स्पेसिफिक चार्ज। स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज होता है E/m, ठीक है। इसकी अपनी एक वैल्यू है 1.76 इंटू 10 टू द पावर +11, -11 मत कर देना, बहुत सारे बच्चे -11 करके रामायण को खराब कर देते हैं। मैं लिख दूंगा, वैसे अभी नहीं लिख रहा हूं, लेकिन याद रख सको तो इस वाले लेक्चर में याद रख लो कि स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1.76 इंटू 10 टू द पावर 11,
है ना, कूलाम पर केजी। ऑलराइट, ठीक है। तो ये किसने कैलकुलेट किया था? मिलिकन ने कैलकुलेट किया था। और मिलिकन ने जो एक्सपेरिमेंट यूज किया दैट इज मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। और इस एक्सपेरिमेंट के लिए इन्हें फिजिक्स का नोबेल प्राइज भी अवार्ड किया गया था। ठीक है, तो ये बात समझ में आई देवताओं? हाँ, ये पीछे का कॉन्सेप्ट है चार्ज के पीछे का। बात डन हुआ? पहले काम किया थेल्स ने, फिर विलियम गिलबर्ट, फिर बेंजामिन फ्रैंकलिन, फिर मिलिकन, और ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट हुए। ऐसा नहीं है इनके बीच में कोई आया नहीं, बहुत सारे आए होंगे, लेकिन ये वो थे जिन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करने की कोशिश करी। हर एक बुक ने इनके बारे में लिखा। ठीक है, ये बात तो चलिए, तो ये थोड़ा थोड़ा सा उतार लीजिएगा। ये जैसा मैंने उतार रखा है ना, इसका ऐसा का ऐसा ही लिख लीजिएगा कि भैया ये क्या क्या हुआ था, है ना। तो इससे आपको एक शॉर्ट नोट मेथड इंट्रोडक्शन का पता चल जाएगा कि ये चार्ज की रामायण कैसे आई। ठीक है, चलिए, हो गया। स्क्रीनशॉट लिया, ले लिया। नोट्स में अच्छे तरीके से प्रिपेयर करो, ये बात ध्यान में रखो। या मेरे साथ में लिख रहे हो तो बहुत बढ़िया। मैं बहुत बार ये हो सकता है कि मैं धीरे धीरे समझाने की कोशिश करता हूँ, इसलिए मैं धीरे धीरे पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो आप चाहें तो वीडियो का जो स्पीड है वो सेटिंग्स में जा कर के स्पीड को 1.1 या 1.2 या 1.25 कर लो, तो भी आपको समझ में आएगा। मैं आराम से धीरे धीरे पढ़ाने वाला इंसान हूँ। ठीक है, ओके, डन। ऑलराइट, चलो अब चार्ज को अपन डिस्कस कर लेते हैं कि भैया ये कर क्या सकता था। तो अभी थोड़ी देर पहले अपन ने देखा कि चार्ज चीजों को अट्रैक्ट कर रहा था, इसी तरीके से चार्ज रिपेल भी कर सकता है। इसी तरीके से चार्ज रिपेल भी कर सकता है, ये बात ध्यान में रखना, है ना। वाइस वर्सा पॉसिबल है, अट्रैक्शन है तो रिपल्शन भी है। ठीक है, तो चार्ज जो है एक मैटर से एसोसिएटेड प्रॉपर्टी है जो अट्रैक्शन और रिपल्शन को एग्जिबिट कर सकती है। ठीक है, पहली चीज। दूसरा, चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, ये अपन डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं अभी नहीं समझा रहा, मैग्नेटिक फील्ड को थोड़ा बहुत समझा रहा हूं। क्या भैया? 10th का याद दिला रहा हूं, और स्टेट एक्सपेरिमेंट। 10th का और स्टेट एक्सपेरिमेंट क्या था? एक वायर था, इस वायर में से करंट को क्या करवाया? फ्लो करवाया। वायर, एक कंडक्टिंग वायर, उसमें करंट को फ्लो करवाया। करंट को फ्लो करवाया तो नीचे जो मैग्नेटिक निडल थी, वो मैग्नेटिक निडल क्या हो जाती है? डिस्प्लेस हो जाती है, घूम जाती है, या तो ऐसे या ऐसे, कुछ ऐसा घूम जाती है नीचे रखी हुई मैग्नेटिक निडल। ठीक है, तो वो मैग्नेटिक निडल का डिस्प्लेसमेंट होना, मैग्नेटिक निडल तो तभी डिस्प्लेस होगी जब मैग्नेटिक फील्ड होगा। मैग्नेटिक फील्ड आपने पढ़ा है, मैग्नेट आपने पढ़ी है, नॉर्थ और साउथ वाली होती है नहीं होती है? 10th में पढ़ा है नहीं पढ़ा है? नॉर्थ और साउथ वाली मैग्नेट होती है नहीं होती है बच्चों? ठीक है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड बनाती है, नॉर्थ से चलती है फील्ड लाइन और साउथ में जाती है। आपने ऐसा 10th के अंदर डायग्राम बना रखा है, 110% बना रखा है, पार्ट था एनसीईआरटी का, सीबीएसई का। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड बनता है। वो मैग्नेटिक फील्ड या तो मैग्नेट बनाए या फिर कोई करंट कैरिंग वायर बनाए। करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग, करंट किससे बनेगी? इलेक्ट्रॉन से बनेगी। अगर इलेक्ट्रॉन से नहीं होंगे तो करंट किसके बाद की बनाओगे आप? ठीक है ना। सॉरी फॉर द लैंग्वेज, सॉरी सॉरी सॉरी। ठीक है, ऐसी लैंग्वेज नहीं यूज करनी चाहिए, लेकिन गलती से निकल गया, सॉरी। हाँ, ठीक है, तो ये जो करंट है, ये करंट किसके कारण बनी? इलेक्ट्रॉन्स के कारण बनी। ठीक है, तो और इलेक्ट्रॉन्स क्या है? चार्ज है। तो चार्ज क्या बना सकते हैं? मैग्नेटिक फील्ड को बना सकते हैं। ठीक है, बस वो चार्ज मोशन में होने चाहिए ना। तो चार्ज इज इन मोशन, देन इट कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड आल्सो। ठीक है, ये बात समझ में आई। लेकिन इस चैप्टर के अंदर अपन स्टेशनरी चार्ज की बात कर रहे हैं, तो स्टेशनरी चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड बना सकता है। मूविंग चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनाएगा और मैग्नेटिक फील्ड भी बनाएगा। तो हमें यह भी पता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों बना सकता है, दोनों को प्रोड्यूस कर सकता है। बात समझ में आई? चलिए, तो इंट्रोडक्शन मेरा पूरा हो चुका है। अब मैं इलेक्ट्रिक चार्ज को डिफाइन करने की कोशिश कर रहा हूं। कई बार प्रोनाउंसिएशन कुछ ज्यादा ही अजीब हो जाता है ना, जोर डालने के चक्कर में। चलो, तो डिफाइन कर देते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज को कि भैया क्या चीज होती है। देखो, बहुत सारी बुक, इवन एनसीईआरटी भी लिखते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज को डिफाइन करना एक सिंपल बात नहीं है ना। ये बस आपके अंडरस्टैंडिंग मेथड के ऊपर ये डिपेंड करता है। चलिए, तो आज अपन इलेक्ट्रिक चार्ज को डिफाइन कर देते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है, बहुत सारी बुक इसे अलग अलग तरीके से लिख सकती हैं। तो हम क्या लिखेंगे?
it is the property associated with matter due to which it can produce electric field and लिख देते हैं and magnetic field. Or it can exert और एक्सपीरियंस, खुद एग्जर्ट भी कर सकता है और खुद एक्सपीरियंस भी कर सकता है. एक्सपीरियंस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन कर दीजिए, और नहीं और इस ठीक है, और रिपल्शन. ठीक है, बात समझ में आई. तो ये इलेक्ट्रिक चार्ज था. देखो इस डेफिनेशन को देने के लिए इतनी सारी रामायण को अपन को डिस्कस करना पड़ा. बात समझ में आ गया. इलेक्ट्रिक चार्ज क्लियर है. प्रॉपर्टी किससे एसोसिएट होनी चाहिए? मैटर से एसोसिएट होनी चाहिए. इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करनी चाहिए. खुद या तो एग्जर्ट कर सकती है या एक्सपीरियंस कर सकती है, फील कर सकती है. किसको? अट्रैक्शन को या फिर रिपल्शन को. ये सारी चीजें वैसे अपन प्रॉपर्टी जो है ना, बेसिक प्रॉपर्टी, इसके अंदर अपन डिस्कस करेंगे. ठीक है, और सारी चीजों को. ठीक, तो ये हुआ. फिर ये डन है, मेरे साथ में लिख लिया होगा. लिख लिया? चलो अब इसके बाद में हम टाइप्स ऑफ चार्ज लिख रहे हैं. टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं. टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. सबसे पहला चार्ज, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में सबसे पहला चार्ज है पॉजिटिव चार्ज. पॉजिटिव चार्ज. पॉजिटिव चार्ज क्या, ज्यादा आता नहीं है एग्जाम में. व्हाट इज पॉजिटिव चार्ज? इतना घटिया सवाल नहीं आएगा कभी भी. ठीक है, और नहीं डिफाइन द इलेक्ट्रिक चार्ज, ऐसा सवाल है ना, मतलब क्या तो हम बोलो बच्चों, छोड़ो, ऐसा सवाल आता नहीं है बोर्ड में. 12वीं में आ चुके हो आप, 12th में हो भी. ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज होता क्या आपको पता होना चाहिए. तो पॉजिटिव चार्ज बनाने के लिए क्या होना चाहिए? रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए. रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए. या फिर किसी भी एलिमेंट में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होने चाहिए वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से ज्यादा होने चाहिए. बात समझ में आ गई. इलेक्ट्रॉन कम ही होंगे. रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा. प्रोटॉन्स उतने के उतने रह गए तो इसका मतलब है ज्यादा हो गए कंपैरेटिवली. ठीक है, तो या तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा हो इलेक्ट्रॉन से, या फिर इलेक्ट्रॉन का क्या हो, रिमूवल हो. तो इस चीज को हम क्या बोलेंगे? पॉजिटिव चार्ज बना रहा है. बात समझ में आ गई? क्लियर है इतना? दूसरा, नेगेटिव चार्ज. नेगेटिव चार्ज कैसे बनता था अपन ने डिस्कस किया है बच्चों. नेगेटिव चार्ज कैसे बनेगा? नेगेटिव चार्ज बनेगा एक्सेप्ट या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से. किससे? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से. और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो गया? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सब ज्यादा हो गए हैं. किसके कंपैरिजन में? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के कंपैरिजन में ये ज्यादा हो गए हैं. ये बात ध्यान में रखेंगे. ठीक है, इतना डन है. क्लियर हुआ ये? चलिए अब एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूं. मेरे को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर चाहिए बच्चों. भैया जब कोई चीज, समझना अब इस चीज को, एक न्यूट्रल और बता देता हूं. हालांकि न्यूट्रल कोई चार्ज नहीं है. न्यूट्रल कोई चार्ज नहीं है, ये बात ध्यान में रखना. एक अलग सी चीज है न्यूट्रल. न्यूट्रल का मतलब क्या होता है? जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं. दैट इज न्यूट्रल. ठीक है, लेकिन न्यूट्रल कोई चार्ज नहीं है. अब देखो, अब इस चीज को, अगर कोई भी एलिमेंट या एटम इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देता है, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करता है, तो क्या इलेक्ट्रॉन का चार्ज ही उससे बाहर निकलता है या इलेक्ट्रॉन का मास भी उससे बाहर निकल जाएगा? सोचने वाली बात है. ठीक है, और अगर ऐसा होता है पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, तो उसके मतलब एलिमेंट के मास के ऊपर कोई इंपैक्ट पड़ेगा क्या? जैसे लेट सपोज करो मेरे पास में पहले, जैसे सोडियम है,
सोडियम के पास में पहले 11 इलेक्ट्रॉन थे, 11 इलेक्ट्रॉन थे, उसने एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, अब उसके पास में 10 इलेक्ट्रॉन रह गए। तो ये तो था इनिशियल और ये था न्यू सोडियम। किसका मास ज्यादा है, इनिशियल का ज्यादा है या फाइनल वाले का या न्यू वाले का? न्यू सोडियम का मास ज्यादा है ना, विच हैज अ हायर मास। ठीक है, ये बताओ, मतलब इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने पर मास इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, ये बताना है। ठीक है, ऐसे ही अगर कोई इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता, गेन कर लेता, तो क्या उसके मास पे इंपैक्ट पड़ता? उसका मास कम या ज्यादा होता, इंक्रीज या डिक्रीज होता? ऐसा हो सकता है क्या? अगर होता है तो क्या होता है वो बताओगे। पॉजिटिव चार्ज में मास पे क्या इंपैक्ट पड़ता है और नेगेटिव चार्ज में मास पे क्या इंपैक्ट पड़ता है विद कंपैरिजन टू न्यूट्रल। ठीक है, ये आप बताओगे, मेरे को कमेंट बॉक्स में ये आंसर चाहिए। चलिए, इससे ज्यादा आज डिस्कस नहीं करूंगा। नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर अपन यूनिट ऑफ चार्ज देखेंगे, डायमेंशन ऑफ चार्ज देखेंगे, देन बेसिक प्रॉपर्टी और इलेक्ट्रोस्कोप को अपन डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये बात तो आज इस वीडियो को इतना ही कंप्लीट कर रहा हूं। उम्मीद करता हूं ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। समझ में आया तो चैनल को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा। ठीक है, ओके। और एक मैंने आपको बताया एप्लीकेशन फन विद फिजिक्स, प्लीज उसे इंस्टॉल कर लो। ठीक है, इसके साथ में वेबसाइट के ऊपर भी जाओ, वेबसाइट भी देखते रहा करो, वहाँ पर मैं नोटिफिकेशन लगातार डालता रहूँगा। कोई भी न्यू नोटिफिकेशन आएगा किसी भी बोर्ड से रिलेटेड, वेदर इट इज़ सीबीएसई, वेदर इट इज़ आरबीएसई, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, अदरवाइज जो भी बोर्ड, ठीक है, मैं वो नोटिफिकेशन वहाँ अपलोड करता जाऊँगा, तो आपके लिए बेटर होगा। कोई भी न्यूज़ अगर आपको चाहिएगी तो आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे, टेक केयर।